दोस्तों बात करें तो ये एक टेक न्यूज पॉडकास्ट है जिसके अंदर हम पूरे हफ्ते की टेक न्यूज को डिस्कस करते हैं। और इस हफ्ते की जो सबसे बड़ी टेक न्यूज निकल कर आ रही है ना, वो निकल कर आ रही है आपकी टेलीकॉम कंपनीज की, क्योंकि जियो और एयरटेल दोनों ने ही अपने रेट्स को यहाँ पे इंक्रीज कर दिया। अगर मैं बात करूं जियो और एयरटेल की, तो एक काफी लंबे समय से इनका प्लान था कि अपने प्राइस को हाइक करने का, और ऑफिशियली इनके प्राइसेस को हाइक मिल चुका है। लेकिन अभी मैं इनके प्राइसेस हाइक के बारे में ज्यादा बात नहीं करने वाला, इसके बारे में थोड़ी देर से बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आपकी सैमसंग के बारे में। आप लोगों को मालूम है कि सैमसंग जैसी कंपनी का गैलेक्सी S25 आने वाला है, और गैलेक्सी S25 के साथ एक बहुत ही बड़ा रूमर यहाँ पे चल रहा है, और वो चल रहा है कि यहाँ पे जो गैलेक्सी S25 है वो कंप्लीटली क्वालकॉम स्नैपड्रैगन पे मूव ऑन कर जाएगा। अब इसके साथ ही बात करें तो सैमसंग ने अपनी Exynos 2500 चिप को भी यहाँ पे बनाया था, और जो Exynos 2500 चिप है, कहा जा रहा था कि उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा है, लेकिन सैमसंग का जो यील्ड निकला है ना उसका, वो बहुत ही ज्यादा कम है। यानी कि बहुत ही कम चिप्स हैं Exynos 2500 के साथ, जिसका यूज करके वो यहाँ पे अपने फोन्स के अंदर लगा सकते हैं। और गैलेक्सी S25 एक ग्लोबल डिवाइस रहता है और हर जगह इसको पहुंचाना है, तो शायद इस बार सैमसंग जो है ना वो 8 Gen 4 का सहारा ले ले। हालांकि आपको एक बात बता सकता हूँ, 8 Gen 4 और Exynos 2500 दोनों के अंदर आपको 3nm बेस्ड प्रोसेसर पे ही दोनों बेस्ड है। डिफरेंस है कि Exynos जो है वो सैमसंग की 3nm टेक्नोलॉजी पर है, स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 है वो TSMC की नेक्स्ट जनरेशन 3nm टेक्नोलॉजी पर है। हालांकि एक रूमर यहाँ पे निकल कर ये भी आ रहा है कि यहाँ पे Dimensity 9300 को भी लोग यूज कर सकते हैं अपकमिंग प्रोसेसर के अंदर। अगर Dimensity अगर सैमसंग के फोन्स के अंदर आता है तो एक और बड़ी चीज होगी, क्योंकि इससे पहले अभी तक सैमसंग ने अपने फ्लैगशिप फोन के अंदर सिर्फ स्नैपड्रैगन या Exynos को यूज किया है, Dimensity के ऊपर नहीं आया। देखने वाली बात होगी कि यहाँ पे सैमसंग S25 के अंदर प्रोसेसर यहाँ पे कौन सा रहता है। अगली इंपॉर्टेंट चीज है कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 का जो अनाउंसमेंट है वो बहुत ही जल्दी हो सकता है। अक्टूबर के महीने में ऑलरेडी डेट आ गई है। स्नैपड्रैगन समिट में जब 8 Gen 4 यहाँ पर लॉन्च होगा, उसके साथ इसी के फोन्स यहाँ पर अनाउंस होना शुरू हो जाएंगे। देखा जाए तो इस साल के एंड से पहले यानी कि दिसंबर तक आपको इंडिया में इसके फोन्स देखने को मिल सकते हैं 8 Gen 4 पावर्ड वाले। काफी सारी कंपनीज है जो अपने फोन्स की लाइनअप को क्रिएट कर रही हैं, और इसी साल ही आपको फोन्स देखने को मिलेंगे। वही बात करें सैमसंग की, तो 8 Gen 4 या Exynos के साथ किसी के साथ भी है गैलेक्सी S25, वो आपको देखने को मिलेगा जनवरी के महीने में। यस, ये चीज़ है। चलिए सैमसंग के बारे में बात कर ली, लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पे जो प्राइस हाइक हुआ है जियो और एयरटेल की तरफ से। देखो यहाँ पे एक्सपेक्टेड तो ये था कि यहाँ पे जियो और एयरटेल दोनों बहुत ही जल्दी अपने प्राइस हाइक कर देंगी, और जून एंड तक हमने एक्सपेक्ट किया था, और वही चीज़ हुई। 3 जुलाई से जियो के नए जो प्लान्स होते वो एक्टिव हो जाएंगे, जहां पर जो पुराने प्लान्स थे उनके अंदर 12% से लेकर 25% के इंक्रीमेंट आया है, और जो फ्री 5G जो यहाँ पे जियो प्रोवाइड कर रही थी उसके अंदर भी चेंज आया। यानी कि जहां पहले आपको रिचार्ज के बाद आपको हर एक प्लान के अंदर देखने को मिलता था, अभी के समय में क्या कि अगर आपके पास 2 GB पर डे के ऊपर वाला कोई भी प्लान ले लो, अगर आप उसी के अंदर आपको यहाँ पे अनलिमिटेड 5G मिलेगा, उसके नीचे अनलिमिटेड 5G को ये खत्म कर रहे हैं। इसके साथ ही कुछ लोग का पूछना था कि अगर हम एक लंबा रिचार्ज अभी हमने करा है तो क्या वो वैलिड रहेगा फ्री 5G के ऑफर में? बिल्कुल वो वैलिड रहेगा, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब ये डाला है जियो ने कि जो लॉन्ग टर्म वाले रिचार्जेस प्लान थे ना, वो अब जियो ने अपनी मोबाइल फोन की ऐप से यहाँ पे खत्म कर दिया। यानी कि जो 1500 रुपए वाला रिचार्ज था वो अब उसकी ऐप के अंदर से जा चुका है। यानी कि आप लोग सोच रहे थे कि लंबा रिचार्ज करा ले हम 1500 रुपए के बहुत सारे, तो हम लंबे समय तक सस्ता यूज करते रहेंगे, खैर ये चीज हम नहीं आ पा रही। इसके साथ ही एयरटेल के अंदर भी प्राइस हाइक आ चुका है, उसके अंदर भी प्राइसेस इंक्रीमेंट हो चुके हैं, और देख के ऐसा लगता है कि एयरटेल भी यहाँ पे थोड़ा सा महंगा हो गया। अब देखने वाली बात है कि वोडाफोन आइडिया और BSNL के साथ क्या रहता है। लेकिन इसी हफ्ते एक और काफी इंटरेस्टिंग चीज हुई, वो भी टेलीकॉम इंडस्ट्री से रिलेटेड, और वो थी यहाँ पे जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, इन तीनों ने ही नेक्स्ट 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन में पार्टिसिपेट किया, जहां पर देखा है तो इन तीनों ही कंपनीज ने बहुत सारा 5G स्पेक्ट्रम लिया है और तकरीबन 11,340 करोड़ रुपए डाले। जबकि बात करें रिलायंस जियो ने यहाँ पे 1800 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम लिया है 2 सर्कल के अंदर। एयरटेल ने 97 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम लिया है जो 4G और 5G सर्विसेज के लिए काम करेगा। वोडाफोन आइडिया ने 50 हर्ट्ज का स्पेक्ट्रम लिया है लो एंड मिड बैंड्स में पूरे 11 सर्कल के लिए। कहने का मतलब है कि तो तीनों जो कंपनीज है इन्होंने एक्स्ट्रा स्पेक्ट्रम लिया है ताकि अपने एग्जिस्टिंग नेटवर्क को पहले से ज्यादा मजबूत बना सके, और 4G सर्विसेज को भी बेटर कर सके और 5G को भी बेटर कर सके, इसलिए ये चीज की गई है। इसका जो इंपैक्ट रहता है मोबाइल फोन की जो सर्विसेज होती है उसके ऊपर हम देख पाएंगे आने वाले कुछ महीनों के अंदर। बात बता सकता हूं आपको कि जो मोबाइल फोन का जो बिजनेस रहता है उसमें जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन होता है बहुत महंगा होता है। शायद इसी चीज को कंपनियां वसूल करना चाहती है, इसलिए जो टैरिफ हाइक होता है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें वोडाफोन आइडिया की, तो वोडाफोन आइडिया के पास काफी अच्छा स्पेक्ट्रम आ चुका है, वो अपने 4G को स्ट्रॉन्ग करने में लगी हुई है। इसके साथ ही 5G के रोल आउट को भी वो इस साल प्लान कर रहे हैं। बात करें तो वोडाफोन आइडिया की तरफ से रिपोर्ट आ रही
कि जो सैमसंग रहता है उसके साथ वो नेटवर्क इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी के लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं, जिसका यूज सिर्फ 5G के लिए नहीं किया जाएगा, आपके 4G के लिए किया जाएगा। अब देखने वाली बात है कि जो वोडाफोन आइडिया उसका 5G कब आता है, 5G की परफॉर्मेंस कैसी रहती है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे रेट्स किस तरीके से काम करते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो एयरटेल और जियो दोनों की तरफ से इंक्रीमेंट हो चुका है। अब वोडाफोन आइडिया के पास एक मौका है, अगर कंपेटिटिव प्राइसिंग रह के मार्केट में अगर कमबैक करे और 5G लेकर आए ना, खेल बहुत अच्छा सकते हैं। ये देखने वाली बात होगी यहाँ पे। इसके साथ ही बात करें तो यहाँ पे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन से रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है कि हाल ही में आपको पता है कि स्नैपड्रैगन एक्स एलीट के जो लैपटॉप्स थे वो ग्लोबल लेवल पे तो रोल आउट हो गए थे, लेकिन इंडिया के अंदर इसके लैपटॉप्स का कुछ अता पता नहीं था। लेकिन स्नैपड्रैगन एक्स एलीट जो है ना, वो अब इंडिया में अपनी दस्तक दे रहा है। तकरीबन HP का एक एलीट बुक यहाँ पे आ गया, प्री ऑर्डर फेज के अंदर है और उसकी कीमत है 1.69 लाख रुपीज़। अब कीमत वाकई में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो स्नैपड्रैगन एक्स एलीट है उसकी जो परफॉर्मेंस अगर मैं मैच करूँ तो वो इंटेल के अल्ट्रा कोर 7 जो नया प्रोसेसर आता है उसके मैच कर जाती है, उससे सरपास नहीं कर रहे, लेकिन बेंचमार्किंग में उसके बराबर आ पा रहा है। स्नैपड्रैगन एक्स एलीट की दूसरी खास बात है कि यहां पर ये अच्छी बैटरी लाइफ निकाल कर दे रहा है और स्लीप टू वेक फंक्शनलिटी बहुत अच्छी है। लेकिन प्रॉब्लम बताऊं कहां पर है? प्रॉब्लम है इसकी एप्स के अंदर। जो एप्स ARM के आर्किटेक्चर पे डिजाइन है वो तो इस पे बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, लेकिन जो ऐप डिजाइन नहीं है वहां पे प्रॉब्लम आ रही है, वहां पे क्रैशेस भी हो रहे हैं और काफी सारी एप्स तो इसके अंदर इनकम्पैटिबल भी आ रही हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर जो एप्स वाली जो प्रॉब्लम है, जब तक माइक्रोसॉफ्ट और क्वालकॉम इसे सॉल्व नहीं करते तब तक इसका मार्केट में सक्सेसफुल होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हालांकि ये बात माइक्रोसॉफ्ट क्वालकॉम दोनों को पता, और दोनों इस समय डेवलपर से बात कर रहे हैं, वो डेवलपर जो पुरानी एप्लीकेशंस बनाते हैं और कह रहे हैं कि आप अपनी पुरानी एप्लीकेशन का ARM वर्जन ट्राई करो और उसे लाइव करवाओ, जिस कारण से जो स्नैपड्रैगन एक्स एलीट के जो लैपटॉप्स होंगे उसके अंदर ये काम होगा। इंडिया में अभी तक स्नैपड्रैगन एक्स एलीट आया, एक्स प्लस के बारे में कोई बात नहीं की गई है और ऑन डिवाइस AI वाले फीचर्स भी अभी लिमिटेड रखे गए हैं, और जो विंडोज रिकॉल जो सबसे बड़ा फीचर था वो भी अभी इंट्रोड्यूस नहीं किया, उससे भी पोस्टपोन कर दिया गया। काफी इंटरेस्टिंग टाइम चल रहा है पीसी इंडस्ट्री के अंदर, देखने वाली बात होगी आगे चल के क्या रहता है, क्योंकि विंडोज रिकॉल के ऊपर प्राइवेसी से रिलेटेड बहुत ज्यादा एलिगेशंस लगे थे। देखते हैं आने वाले टाइम में किधर रहती हैं चीजें। और इसी के साथ ही बात करें फाइनली जो न्यूज है मेरे पास, वो है ऑनर की तरफ से। अब ऑनर देखा तो इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन एचटेक एक इंडियन कंपनी है जो ऑनर के फोन इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करती है एज ए डिस्ट्रीब्यूटर। और जैसे ही ऑनर ने अपना नया फोन ऑनर 200 निकाला तो कंफर्म हो गया कि ऑनर 200 जो फोन है वो इंडिया में आने वाला है, BIS सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हो चुका है और जुलाई के महीने में इस फोन को लॉन्च कर सकते हैं। हालांकि अभी भी जो ऑनर इस फोन को बाहर से लेकर आने वाली है, एचटेक का प्लान है इस साल इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी शुरू करने का। अगर वो करते हैं तो बेहतरीन चीज होगी। और इसके साथ ही मैजिक सीरीज से रिलेटेड भी बात आई है कि मैजिक सीरीज भी ऑनर कंपनी यहाँ पे लेकर आ सकती है इंडिया में। अगर बात करें मैजिक सीरीज की तो बहुत ही कमाल के फोन होते हैं, बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजी होती है उनके अंदर, वो और यहाँ तक कि फोल्डेबल भी। सीधी बात है कि ऑनर एक काफी अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती थी, लेकिन जो अभी तक प्रॉब्लम मैंने ऑनर के साथ देखी है वो देखी इंडिया में कि फोन्स जो इंडिया में लॉन्च करते हो थोड़े पुराने हो चुके हैं, आउटडेटेड हो चुके हैं। अगली प्रॉब्लम यहाँ पे नोटिस करी है मैंने कि यहाँ पे जो फोन्स लेकर आते हैं उनकी कीमत बहुत ज़्यादा रहती है। अगर इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करे, सर्विस सेंटर्स अच्छा करें, एक्सपीरियंस जोन क्रिएट करें, यहाँ पे एक बहुत ही तगड़ा ब्रांड यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। क्योंकि लिटरली बताओ, प्रोडक्ट में दम है, प्राइसिंग का खेल है। अगर प्राइसिंग सही हो जाए ना, प्रोडक्ट यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो दोस्तों यार, ये थी सब कहानी इस हफ्ते की। सबसे बड़ी न्यूज तो यार जियो और एयरटेल की तरफ से थी, जहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में काफी ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं। देखते हैं आने वाले समय में और क्या चेंजेस होते हैं, और जो 5G के जो पेड प्लान जिसका हम वेट कर रहे हैं तो वो कब इंट्रोड्यूस होते हैं। अभी के समय सिर्फ एक छोटी सी चीज बता सकता हूँ कि 5G के जो फ्री 5G ऑफर है जियो तो उसे थोड़ा बहुत यहाँ पे चलाता रहेगा, लेकिन मेरे को लगता है कि इस साल के एंड तक शायद वो खत्म करके भी 5G के कुछ नए प्लान या कुछ नई चीजें यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकता है। ये तो सिर्फ एक फर्स्ट स्टेप है, 6 से 8 महीने में शायद थोड़े और इंक्रीमेंट या कुछ नई चीजें देखने को मिले। देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों यार, ये था इस हफ्ते की टेक न्यूज और मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले पॉडकास्ट के अंदर। गुड बाय।